बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ समीना पाशा प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर साहब बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ या फिर पर्टिकुलरली शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ करते हैं, उसमें वो ना सिर्फ ये कि बड़े लंबे चौड़े इल्ज़ामात लगाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनके बकौल उनके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत भी मौजूद होते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तासुर ये मिलता है कि अब तो कुछ भी हो जाए, शायद शहबाज शरीफ साहब बच नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि अब तो अदालत उन्हें सज़ा देकर ही छोड़ेगी। लेकिन उसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी लोग भूल जाते हैं, मुकदमात को भी भूल जाते हैं और उसके बाद कहीं की बात कहीं निकल जाती है। टीटी स्कैंडल में भी यही कुछ हुआ था और उसके बाद आज फिर से वो नमूदार हुए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर से बताया कि उनके हाथ कुछ नाकाबिले तरदीद शवाहिद लग चुके हैं और उन्होंने बताया कि किस किस तरह से किकबैक्स और जो मनी लॉन्ड्रिंग की रकम है वो किस किस तरह से शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स में मुंतकिल होती रही हैं। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ बताने के बाद वो आखिर में फिर सवाल भी उठाते हैं शहबाज शरीफ साहब के सामने और उन्हें कहते हैं कि वो इन सवालात के जवाब दें। इससे पहले भी 18 सवालात वो उठा चुके हैं। कभी उन्हें ये चैलेंज करते हैं कि आइए आप बाहर चलिए, बाहर के जो अदालतें हैं वहाँ के सिस्टम पर अगर आपको भरोसा है तो मुझे आप गलत साबित कर दीजिए। मुख्तलिफ चैलेंजेस भी देते हैं, लेकिन ना तो उधर से कोई जवाब सामने आता है और ना ही इनके सवाल रुक पाते हैं। पिछले सवालों के जवाब मिलते नहीं कि अगले सवाल खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यही है कि हमारा आज सवाल ये है कि ये जो सवालात वो पूछ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से, इनके जवाबात आखिर कब मिलेंगे? क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संजीदगी से लेना चाहिए? क्या उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत है या फिर अब नैब अपना काम करते हुए अदालत में इन इल्ज़ामात को साबित करे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का खेल अब बंद होना चाहिए? इस हवाले से जायज़ा लेंगे कि शहबाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे मईशत के हवाले से, जो कि पहले ही से गर्दाब में थी और कोरोना की सूरत हाल की वजह से मज़ीद इसकी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। अब हुकूमत जो फैसले कर रही है, कुछ लॉकडाउन में नरमी भी होने जा रही है और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि शरह सूद में भी कमी हो रही है मुसलसल। कल फिर 1% उसे कम कर दिया गया है और इस तरह के मज़ीद इक़दामात, कुछ रिलीफ पैकेजेस भी अनाउंस किए गए मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो उसके बाद क्या मईशत संभल पाएगी या नहीं, ये आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। इमरान साहब, सबसे पहला सवाल मैं वैसे आपसे ही पूछूंगी, क्या शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब आप संजीदगी से लेते हैं? वाकई के उनके पास कुछ ऐसा आ गया है कि अब कुछ बचत नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी सियासत में ये चीज़ें कुछ नई नहीं है। पहले एक ज़माने में आपको याद होगा एहतसाबुर रहमान साहब आए थे, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि एहतसाब अकबर शहजाद अकबर साहब आ गए हैं। तो ये सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं ना, ये होती हैं बस शो लगाने के लिए, धूम धड़क्के के लिए, लोगों को मुतवज्जे करने के लिए। जब ये इतने सबूत इनके पास हैं तो मेरा इनसे ये सवाल है, आप बड़े सवाल करती हैं कि फिर ये क्यों सज़ा नहीं दिलवा पाते, फिर ये क्यों उनको गिरफ्तार करके कानून के सामने नहीं लाते, क्यों फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे और क्यों हमारी अदालतों से उनको सज़ा नहीं दिलवाते? लूटी हुई दौलत वापस लाने से इन्हें किसने रोक रखा है? मैं तो समझता हूँ कि अगर इतने सबूत इनके पास हैं तो इन्हें तो चाहिए 1 मिनट में जाएं, इन सबूतों की बिना पर उन्हें मुजरिम साबित करें और लूटी हुई दौलत उनके हलक से, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इनके हलक से लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, तो अब किसने रोका है? नहीं, वो कह रहे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आपको मैं बता नहीं सकता कि कितनी रुकावटें हैं एहतसाब के अमल में, और बल्कि उन्होंने इस बात का भी खदशा जाहिर कर दिया कि शायद हमारी हुकूमत तो ये एहतसाबी अमल लॉजिकल एंड तक पहुंचा भी ना पाए शायद। चले, इसका मतलब है कि वो भी जो है ना हमें बातों में रखेंगे हमें इसी तरह की बातें सुनाएंगे और खुश करके चले जाएंगे। वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने। तो वो अगर शहजाद अकबर साहब, खुदा का वास्ता अगर आपने ऐसा करना है तो फिर हमें सुहाने ख्वाब ना दिखाएं। ये कौम 72 साल से ख्वाब देख देख के ना अब बेचारी बड़ी लागर हो चुकी है। अब ये इसमें इतनी हिम्मत नहीं, आप या तो कुछ करके दिखाएं या कौम से माफ़ी मांग लें। ज़फ़र इलाली साहब, आप हमेशा इस प्रोग्राम में अपना इजहार करते रहे मौक़िफ़ का कि आपको पूरा यकीन है कि करप्शन हुई है और इन बड़े ख़ानदानों ने शायद ज़्यादा करप्शन की है, बहुत ज़्यादा की है, आपका भी यही ख्याल है। लेकिन सर, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये आके सब चीज़ें बताते हैं तो आप क्या फील करते हैं कि ये क्या आप इसको संजीदगी से लेते हैं या फिर आपको भी लगता है कि फिर इसका मतलब है शायद नहीं की होगी प्रेस, इन्होंने इतनी करप्शन जो ये अभी तक कुछ साबित तो कर नहीं सके?
पहली बात तो ये है कि इस किस्म के फेक अकाउंट्स के जो केसेस हैं, मेरे ख्याल में ये हर पार्टी के लोग ने किया है, और ज़्यादातर मैं समझता हूँ सब लार्ज अमीर लोग जिनके बिजनेस हाउसेस हैं और जिनको इस किस्म के ट्रांसफ़र्स की ज़रूरत पड़ती है, उन्होंने भी किया है। और मैं समझता हूँ जब पीटीआई हुकूमत से हटेगी, उनके मेंबर्स के भी खिलाफ ऐसे चार्जेस निकलेंगे। ये जो एक मामला है, ये फेक अकाउंट्स और इस किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग, ये बड़ा पुराना है। ये शुरू हुआ था MQM से और अब तक ये चल रहा है, और इसमें सब लोग इन्वॉल्व्ड हैं। अकबर साहब को मैं कहूँगा कि अगर आपका केस तगड़ा है तो क्या वजह क्या है कि आप जाके ये केस को ख़राब करना चाहते हैं? वो कैसे? वो ऐसे कि ये तो एक किस्म का पब्लिक ट्रायल हो रहा है एक आदमी का, और पब्लिक ट्रायल जब ये कोर्ट में जाएगा तो वो कहेंगे कि जी हमारे को फेयर ट्रायल मिल ही नहीं सकता है, इन्होंने प्रेजुडिस कर दिया एक फेयर ट्रायल को, और उसका हक होगा ये कहने के लिए, और देयरफॉर हम नहीं आते। तो आप मुझे बताएं, ये कोई तरीका है? देखिए, बात असल ये है, लिटिल मैच्योरिटी इज नीडेड। अगर आपका केस अच्छा है, जाए कोर्ट में और अदालत में प्रूव करें। बिल्कुल सही। यानी आपको लग रहा है कि मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उल्टा नुकसान हो रहा है इनके ही पॉइंट ऑफ व्यू को, ये आप कह रहे हैं? मेरे ख्याल में यू हैव जेपरडाइज्ड द राइट टू अ फ्री ट्रायल, टू अ फेयर ट्रायल, नॉट फ्री, फेयर ट्रायल। एक, और दूसरी बात, ये क्या मतलब है उनका कहना कि हमारे जो अब हमारा टर्म रह गया है, शायद हम इस पे भी ना उसको इंसाफ पे ला सकें? तो फिर आप में और दूसरों में फ़र्क क्या है? ये और क्यों, कौन आएगा रुकावट? बताएं तो सही। क्या प्रोसीजर्स हैं जो आप समझते हैं कि डायलेटरी हैं? निकालें उनको, अमेंड करें। देखिए, बात असल ये है कि ये पॉलिटिकिंग जो होता है इस मुल्क में, इट्स गॉन टू अ लूडिक्रस एक्सटेंट। बिल्कुल ठीक। अच्छा इमरान साहब, ये बताइए कि अब जितने भी शवाहिद सामने आए हैं उस पर जो अता तारड़ साहब हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ 49 लाख तक बात आ गई है, अरबों खरबों की हमें तो करप्शन की कहानियां सुनाते थे। बल्कि सुन लेते हैं अता तारड़ साहब का PMLN का क्या मौक़िफ़ है। मुआवने खुसूसी बराए नाम नहाद एहतसाब साहब, अरबों रुपए की तोता मैना की कहानी, अरबों रुपए की गर्दान, और आज बात आई है 49 लाख के ऊपर। तो ये नैब का पुराना वतीरा है जिसका आपके साथ गठजोड़ है। ये रोज कागज हिलाने से कुछ नहीं होगा, जो मामला है अदालत में पेश करें, अदालत में हम खड़े होंगे और हम आपको बताएंगे कि सबूत कहां है और शवाहिद कहां पे हैं। आप ये समझते हैं इमरान साहब कि ये उल्टा मदद कर रहे हैं वो लोग जो समझते भी थे कि शायद इन्होंने कोई करप्शन किया है, उल्टा वो समझ जाएंगे कि यार ये कभी प्रूफ तो कर नहीं सके, बाहर टीवी पे आके बस बातें कर रहे हैं। तो ये उल्टा नुकसान है PTI के मौके पर। सुमीना, ये कॉमन सेंस की बात है ना। आप ये देखें कि अगर आप इसी तरह से रोज आ जाएंगे, टीवी के सामने बैठ के तकरीरें जा रहेंगे और अमलन कुछ नहीं कर सकेंगे। अब क्यों PTI का आप देखें कि अगर आप 2.25 साल पहले चले जाएं, 2018 के इलेक्शन से लेके अब तक उसका ग्राफ इस हवाले से क्यों नीचे आया? इसलिए कि लोग कहते हैं कि ये जो एहतसाब इन्होंने करना था, अमलन तो 1 रुपया नहीं है किसी से बरामद कर सके। तो लोग कह रहे हैं शायद ये भी सिर्फ बातें ही बना रहे हैं। अगर शहजाद अकबर साहब इसी तरह करेंगे, मैं अता तारड़ ने जो बात की है मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ठीक है, आपके पास सबूत है, आप अदालत में जाएं, उनको वहां पे सजा दिलवाएं और चीजें बरामद करें। लेकिन अगर आप सिर्फ बातें करेंगे तो उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए अब शहबाज शरीफ की तरफ आ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब किधर हैं? वो क्यों नहीं कुछ हमें बिल्कुल फ्रंट फुट पर नजर आ रहे? क्या वो जो प्लान लेकर आए थे वो प्लान फेल हो गया? अच्छा, जो प्लान फेल नहीं हुआ, उस प्लान के हवाले से मेरे पास जो प्लान था क्या, मैं बताता हूँ आपको। 2-3 चीज़ें हैं उस प्लान को लेके भी। हिलाली साहब, 2 इस वक्त जो थ्योरीज हैं वो पेश की जा रही हैं। एक थ्योरी ये है कि शहबाज शरीफ ने वापस आकर हुकूमत की दरअसल मदद की है। जी आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरह से शहबाज शरीफ ने वापस आके हुकूमत की मदद की है। वो कैसे? वो इस तरह से कि आपको याद होगा कि उनकी वापसी से पहले मरियम नवाज थोड़ी सी एक्टिव हुई थी, उनके 2 जलसे हुए थे और उसके बाद 2 दफ़ा वो कैमरे के सामने आई थी, तकरीरें की, और जब वो शाहिद खान अब्बासी से मिलने गई और हुकूमती वानों में हलचल मच गई। अब एक थ्योरी ये पेश की जा रही है कि उस वक्त
फिर उन हलकों ने, जो ताकतवर हलके हैं, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को थोड़ा सा कुशन देने के लिए फौरी तौर पे शहबाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे कहा कि आप आ जाएं। अच्छा, इस हल्के का ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब को इस तरह से ट्रैप किया गया कि आप आ जाएं, आपके लिए सब रावी चैनल दिख रहा है। और यहाँ आके जब उन्होंने थोड़ा सा मरीम नवाज पीछे बैकफुट पे चली गई, चीज़ें इन्होंने संभाल ली और चीज़ें हुकूमत के लिए बेहतर हो गई, तो शहबाज शरीफ साहब को झंडी करा दिया गया अभी का वेट एंड सी की पॉलिसी। अच्छा, हाँ जी। दूसरी शहबाज शरीफ साहब को जो दिया गया था उसमें वो खुद ट्रैप हो गए। बिल्कुल। दूसरी अब थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी ये है कि नहीं जनाब, बात ये है कि इस तरह से शहबाज शरीफ साहब को पक्का मुस्लिम लीग का सदर इस्टेब्लिश किया जा रहा है और उन्हें यह बताया जा रहा है, और ये जो केसेस रोज आ रहे हैं अवाम के सामने, इसके ज़रिए से उनकी एक ये तस्वीर लाई जा रही है कि पहले उन पर ये सारे इल्ज़ामात लगेंगे, फिर वो मर्द आहन के तौर पे साबित होगा कि जनाब उन्होंने लीडर बनाया जा रहा है। हाँ जी, उन्होंने तो कोई ऐसी चीज़ की नहीं, लिहाजा वो एक साफ सुथरे लीडर के तौर पे, जिनका एक बतौर एडमिनिस्ट्रेटर पहले भी एक अच्छा इमेज है अवाम में, उनको फिर लाया जाएगा और फ्यूचर में उनसे काम लिया जाएगा। तो ये जो दो तीन चीजें हैं, शहबाज शरीफ इसमें फंसे हुए। क्विकली मैं जाती हूँ हिलाली साहब की तरफ, लेकिन मुझे सिर्फ शॉर्ट सा बता दें, आपको कौन सी थ्योरी में ज्यादा वजन लग रहा है? मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को लीडर बना जा रहा है। शहबाज शरीफ जो है ना, मेरे ख्याल में उनके वो इस थ्योरी जो दूसरी मैंने बयान की है कि इस तरह से उनको बेहतर लीडरशिप मिलेगी, शायद वो उस तरह से। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ शहबाज शरीफ साहब के साथ? क्या ख्वाब लेकर वो आए थे? क्यों अभी तक हमें नजर नहीं आया कि वो कुछ सामने एक्टिव होके कोई उन्होंने परफॉर्म किया हो या हुकूमत के लिए कोई खतरा बन गए हो? क्या हो गया? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसको पक्के एश्योरेंसेस डायरेक्टली नहीं मिले होंगे, मगर इनडायरेक्टली थ्रू रिलायबल टेस्टेड फ्रेंड्स उसको बताया हुआ होगा कि तुम आओ, तुम बात करो, मसला इस मुल्क में शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, जो मदद तुम दे सकते हो इन रिटर्न तुम्हारे साथ कोई एक अच्छा डील हो सकता है। और तुम्हारा डील अच्छा के मतलब ये है कि तुम क्या चाहते हो? तुम इलेक्शन नहीं चाहते हो, तुम सिर्फ ये चाहते हो कि ये केसेस जो हमारे खिलाफ हैं इस पे हाथ हल्का रखें और आप अपना 5 साल कंप्लीट करें और हम कुछ नहीं करेंगे आपके तकलीफ बढ़ाने के लिए, मगर टेक इट इजी ऑन द केसेस। वो जब इधर आया तो ये इमरान खान जो था वो तो उसको तो मिलना ही नहीं चाहता था, देखना नहीं चाहता था, बात करने भी नहीं चाहता था। और जब उन लोगों ने जो एश्योरेंसेस इनको दी थी कि तुम आओ, कोई ऐसी खतरा नहीं है, जब उन्होंने इसको अप्रोच किया, उसने कहा क्या चाहते हो तुम मेरे से? इस्तीफा ले लो, मैं नहीं वो करूंगा, मैं तो पूरा केस ही मेरा बना है इसी चीज पे। तो मेरे ख्याल में उन लोग जिन्होंने इसको एश्योरेंसेस दी थी, वो उस वक्त उनका वो मुनासिब वक्त नहीं था कि इमरान खान को भी कुछ सबक सिखाया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान को कभी नहीं सिखाया जाएगा, मगर वो वक्त मुनासिब नहीं था। और सबसे बड़ी बात उस स्टांस की ये हुई है समीना कि नैब री एनर्जाइज हो गए और जितने भी लीड्स और ये और वो थे, उन्होंने फिर शुरू कर दिया अपना काम और ढेर सारा एविडेंस अब ऊपर आ गया है। मगर जिस तरीके, लेकिन ये भी कहिएगा हिलाली साहब, आपको ऐसे लग रहा है कि ये इमरान खान साहब जो नवाज शरीफ साहब को भेजने के बाद उन्हें थोड़ी सी सुबकी उठानी पड़ी, लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि जी आपने भेज दिया, बाद में वो हमें उस पर ऐसा भी लगा कि जैसे खुद पछताते हुए नजर आए कि क्यों उन्होंने इजाजत दे दी भेजने की। तो अब वो सारा जो गुस्सा अंदर रुका हुआ है, कहीं वो अब शहबाज शरीफ साहब पे तो नहीं निकलने वाला? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब इसको तकलीफ होगी, इमरान खान को 18th अमेंडमेंट में कुछ चीज़ें इसको चाहिए, और सबसे ज़्यादा नेशनल फाइनेंस कमीशन में देखिए, गिलगित बल्तिस्तान का सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, फाटा का सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, और जो क्लेम्स आ रहे हैं मुख्तलिफ जगह से ऑन द ट्रेजरी, माने जो सेंटर का जो फंड है, वो तो अब उसको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल कोई कॉपरेशन नहीं होगा और ये बड़ा लॉस होगा। तो मेरे ख्याल में इस पे इम्पैक्ट होगा, मगर वो एब्सोल्युटली डिटर्मिन्ड है।
अब आप उसको डिटर्मिनेशन को दाद दे सकते हैं या उस विजडम को आप डाउट कर सकते हैं। आप पे इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है, शहबाज शरीफ साहब पे मजीद सख्ती होने वाली है? बाइट नहीं जाने देंगे, ईसीएल पे नाम डाल देंगे, और जो पहले सुबह उठानी पड़ी पीटीआई को नवाज शरीफ साहब को जाने देने की सूरत में, अब वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी शहबाज शरीफ साहब पर? इमरान खान और उनके हवारी पूरी कोशिश करेंगे कि जो सख्ती मैक्सिमम कर सकते हैं करें, लेकिन सेविंग हैंड्स शहबाज शरीफ के साथ इतनी सख्ती होने नहीं देंगे। अच्छा। उनके साथ ये दर्शनी सख्तियां होंगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई उनके साथ इस तरह का सलूक हो कि जिससे वो बिल्कुल गिरफ्तारी होगी। नहीं, उन हाथों, वो जो हाथ हैं सेविंग हैंड्स, वो उनको उस स्टेज पे नहीं लेके जाएंगे कि जहां नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी उनके हाथों से निकल जाए। अच्छा। लिहाजा आप इस बात को समझ लें कि शहबाज शरीफ के साथ इस तरह की पॉलिसी रखी जाएगी कि उनको कुछ हो भी ना, और जो है इमरान खान अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश करें भी तो उनको दूध में से, वो मक्खन में से बाल की तरह निकाल। इसका मतलब मजीद डील्स होने का भी इम्कान है, और अभी हो सकता है कि गेम के अंदर और ट्विस्ट आए, बहुत ट्विस्ट आएंगे, हो नहीं सकता, होगा, बहुत सारे आएंगे, और कोई आ जाते, अगर कोरोना ना आ जाता, कोरोना की वबा ना हो जाती, यहाँ पे ये मसाइल ना बन जाते, तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता। ठीक, चले जी, देखते हैं कि रावी क्या लिखता है शहबाज शरीफ किस्मत में, क्योंकि इससे पहले शेख रशीद साहब भी ये कह चुके हैं कि ईद के बाद तो झाड़ू फिरने वाला है, बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, और शहजाद अकबर साहब भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबी चौड़ी चीज़ें लेके आए हैं, वो भी ये दिखा रहे हैं कि शायद नाकाबिले तरदीद शवाहिद उनके पास हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है और किस तरह से शहबाज शरीफ साहब इस सारे वे आउट निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं। अभी लेते हैं जनाब एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आकर कुछ मईशत की भी बात करेंगे, जिसको संभाला देने के लिए काफ़ी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो कोशिशें किस हद तक मुफीद और कारगर साबित होंगी, एक ब्रेक के बाद। मुल्क में कोरोना के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत परेशान है कि चूंकि मईशत का पहिया बिल्कुल रुका हुआ है, जिसकी वजह से मईशत बहुत ज़्यादा दबाव में आ चुकी है, और इसी वजह से मज़ीद ये क्राइसिस में न चली जाए, इस वजह से हुकूमत ने ये तल्ख फैसला ज़रूर लिया है कि कोरोना केसेस बढ़ने के बावजूद भी लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया। अगरचे ये कहा गया कि बतदरीज नरमी की जाएगी और SOPs पर अमल दरामद होगा, उसके बाद ही कारोबार खुला रह सकेगा, लेकिन बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि कारोबार को खोलने का मकसद यही है कि मईशत को संभाला मिल सके। इसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन पॉलिसी अनाउंस की गई थी, जिसमें तामीराती शोबे के लिए खातिर खा रिलीफ फ्राहम किया गया था। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए थे कि जो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि दावत दी गई थी कि कोई आकर इसमें सरमायाकारी करे। इस तरह से आज भी हमने देखा कि कल हमने देखा कि शरह सूद में मज़ीद 1% कमी कर दी गई है, और इसी तरह से कुछ मज़ीद लोन्स वगैरह देने के सिलसिले में भी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश की जा रही है कि माहौल साजगार हो। ये तमाम जो सूरत हाल है, क्या वाकई इससे पाकिस्तान की मईशत को संभाला मिल सकेगा, ये हमारा एक बड़ा सवाल है आज का। और हिलाली साहब, मैं पहले आपकी तरफ आते हुए, कोरोना तो आज हमारा टॉपिक नहीं हिलाली साहब, लेकिन जाहिर है कि हमने उस पर भी इवन रिस्क ले लिया है और हमने मईशत को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए लॉकडाउन खोल रहे हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये कि सर, लॉकडाउन जिस मकसद के लिए नरम किया जा रहा है, आपको लगता है कि वो मकसद हल हो पाएगा? मईशत को वाकई कुछ संभाला मिलेगा? मईशत का पहिया चल सकेगा? देखिए, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट को, क्या तुम हमारे लोगों से, हम लोगों से क्या तुम झूठ बोल रहे हो? आपको 7 ट्रिलियन रुपया मिला है डॉलर में, 7 ट्रिलियन, मुझे पता नहीं ट्रिलियन क्या होता है, 7 ट्रिलियन रुपीस आपको फॉरेन डोनर्स से मिला है, और आपने सिर्फ 1.2 ट्रिलियन डिसबर्स किया है। आप अपने आप को क्या थापियां दे रहे हैं? और ये मुझे बताएं, बाकी पैसे किधर हैं? हमें एक वाइट पेपर चाहिए। इस वाइट पेपर में हम जानना चाहते हैं आपको कितना मिला था गरीबों को देने के लिए, कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और बाकी सारा जो आपके पास है उससे कर क्या रहे हैं? आप तो कह रहे हैं ना, लोग मर रहे हैं बगैर खाने के। आप कह रहे हैं कि बगैर लॉकडाउन से ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तो किधर है वो 6 ट्रिलियन रुपया जो आपको मिले हैं इसी काम के लिए, गरीबों को बांटने के लिए? एक
दूसरी चीज ये समझना कि इंटरेस्ट रेट इसलिए कि नीचे जा रहा है और आपकी बेनिफिशियरी आपका इकोनॉमी बेहतर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ना इंटरेस्ट रेट ना मनी सप्लाई। जब तक एक्टिविटी नहीं होगा वो पैसे जो आपके पास हैं उसको तक इट शुड लीव योर हैंड्स। नहीं तो ये सब पेपर स्कीम्स हैं। मैं आपको बताता हूं क्या पेपर स्कीम्स हैं। इन्होंने कहा कि तुम लोग अगर अपने मजदूरों को रखना चाहते हो तो सैलरी से हमें 50 करोड़ तक सैलरीज और ये वो मिलेगा। वेरी गुड। और बैंक्स को कहा दो आप ड्यू डिलिजेंस करके। बैंक्स ने कहा ठीक है हम देंगे अगर 100% सिक्योरिटी हमें मिला। अरे भाई बोरोअर को आप कहते हैं 100% सिक्योरिटी दे, उसके पास 100% सिक्योरिटी है नहीं, इसके माने आप दे नहीं सकते टू दोज हु डोंट हैव सिक्योरिटी। तो ये क्या है? ये एक पेपर स्कीम है। ठीक। दूसरी बात आपको मैं बार बार कहता हूं पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स करें। मैं तो वो ट्री प्लांटेशन की भी मैंने तारीफ की है, खुदा जाने कितने प्लांट हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। डैम्स बड़ी अच्छी बात है, मगर एक डैम जो कमीशन हुआ है नॉर्थ में, या ठीक है बड़ी अच्छी बात है, मगर खुदा के लिए कुछ ऐसे भी पब्लिक वर्क्स करें पॉपुलेशन सेंटर्स के नजदीक। उधर तक तो नहीं जाना पड़े लोगों को अपने घर छोड़ के पता नहीं 4 दिन का सफर। सही है, ये भी आप थोड़ा सा सोचें। मैं अभी इस पर आती हूँ कि मजीद क्या हो सकता है, लेकिन जो आपने 1-2 सवाल उठाए ना लाली साहब, उन पे बात करना बड़ा जरूरी है। एक तो आपने ये बात की है कि खरबों रुपए मिले हैं हुकूमत को। सर ये आप ओवरऑल जो इमदाद मिल रही है मुख्तलिफ बैंक से, जैसे कि आलमी बैंक से कुछ मिले पैसे, कुछ एशियाई तरक्याती बैंक से मिले हैं, ये ओवरऑल आप उनकी बात कर रहे हैं या कोई अदर देन दिस आपको इन्फॉर्मेशन है कि कोई डोनेशन मिली है? नहीं भाई, ओवरऑल जो मिली है, देखिए मैं भी अकबर के तरह कागज हिला रहा हूं, इस तरफ देखें मेरे तरफ। अच्छा ठीक है, ये देखिए, अगर आप चाहती है मैं पढ़ के सुना सकता हूं। ठीक हो गया। तो आपको आपके हिसाबो किताब के मुताबिक ये कितने खरबों रुपए मिले हैं और वो आवाम तक नहीं पहुंचे। लेकिन इमरान साहब आप क्या समझ रहे हैं? हुकूमत तो हमें ये आके बता रही होती कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम हर रोज़ लोगों को फीड कर सकें। आपके ख्याल से ये तरीका ठीक है कि लोगों की बराह रास्त इमदाद कर दी जाए पैसे दे के, या फिर ये तरीका ठीक है कि बहरहाल रोज़गार के लिए आसानी फराहम की जाए ताकि लोग अपनी रोटी खुद कमा सकें? देखिए, आपकी जो मैशत है ना, वो किस पे सबसे ज़्यादा सहारा है? उसका रीढ़ की हड्डी क्या है? रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की मैशत में उसकी एक्सपोर्ट्स। अब मैं थोड़ा सा इस पे आपको जवाब देने से पहले ये बता दूं कि 2013 में आपकी एक्सपोर्ट थी तकरीबन 25 अरब डॉलर की। अच्छा, ये कम होते होते 2016 में आ गई 20.5 अरब डॉलर पे। अब उसके बाद 2016 से ये बढ़नी शुरू हुई 5.1% के हिसाब से, और ये 2019 में ये चली गई 23.8 अरब डॉलर पे। लेकिन अब कोरोना की वजह से क्या हुआ? कोरोना की वजह से आपका जो मेन एक्सपोर्ट है वो है आपका टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में आपके ज़्यादा गाहक कौन से हैं? गाहक हैं यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जो कि सब बंद यूरोप। हाँ जी। अब वहाँ से क्या हुआ, आप ये देख लें कि पूरी दुनिया का जो टेक्सटाइल है ना, उसका 40% सिर्फ ये कस्टमर है, ये वाले मुल्क। आपकी जो एक्सपोर्ट है उसका तकरीबन 50% यहाँ जाता है, और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 56%। अब जब वो 56% आपका अगर कम हो जाता है तो आप उससे देखिए आपकी एक्सपोर्ट कहाँ जाएगी। दूसरा है रेमिटेंस, आपका ज़र मुबादला का एक मेन जरिया। गल्फ कंट्रीज से जो आपकी रेमिटेंस थी उसमें 54% कमी ऑलरेडी आ गई है, जो बाहर के ममालिक से पैसे आते जो हैं, गैर पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई जो यहाँ भिजवाते हैं। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कोरोना के बाईस आपकी रेमिटेंस में 23% कमी आएगी। यानी एक आपका एक्सपोर्ट वाला मामला बंद हो गया, कम हो गया, दूसरा आपकी रेमिटेंस कम होगी। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो उसके बाद आपकी मईशत पे क्या धचके लगेंगे, आपको उसका अंदाज़ा होना चाहिए। उसका अब नतीजा क्या है? अब आप देख लें कि टैक्स रेवेन्यू है जो कोरोना के बायस, उसमें 19% कमी जो है ना वो बताई जा रही है कि जी 19% कमी हो जाएगी, जो पहले 4.8 ये तो हम नुकसान के ऊपर तो बात कर ही रहे हैं, जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो उसमें खराबी आ रही है। जो मेरा आज का सवाल है वो ये कि जो अब ये लॉकडाउन खुलने से, मईशत का पहिया चलने से, शरह सूद में कमी करने से, और जैसे लाली साहब बता रहे हैं कितने पैसे जो बाहर से आ गए हैं उनसे,
क्या ये हमारा मईशत का पहिया चल सकेगा, ये सारी मैं समझ रहा हूँ। मैं अब आपको बता देता हूँ, ये शरह सूद की कमी की भी अब अंदर की कहानी सुन लें, ये क्यों हुई। ये तो कार ही नहीं थे स्टेट बैंक वाले। अच्छा। ये हुआ ये हिलाली साहब कि जो आपकी मिनिस्ट्री है इंडस्ट्रीज की और मिनिस्ट्री कॉमर्स की, आपको पता हमारे जो वैसे तो हमारे वाकफा ने हाल ने ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई थी, डिटेल किसी दिन आपको बता दूंगा। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो हैं उनके तो उन सेक्रेटरी से टॉकिंग टर्म्स भी नहीं थे। बहरहाल उन सेक्रेटरीज की तरफ से, उन मिनिस्ट्रीज की तरफ से ये कहा गया कि अगर आप वाकई मुल्क में इंडस्ट्री को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसमें शरह सूद में कमी करें। उनकी सिफारिशात पे डायरेक्ट पीएम को ब्रीफ किया गया और फिर पीएम ने यह फैसला किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, और स्टेट बैंक के गवर्नर भी उस मीटिंग में मौजूद थे कि जनाब आप इसको कम करें, इसलिए ये कम की जा रही है। ये एक तरह से एक सहारा देने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से आपकी इंडस्ट्री कहीं खड़ी हो जाए। इमरान खान ने जो ये फैसला किया कि लॉकडाउन भी ख़त्म किया जाए, अब देखें किसी को भी ये शौक नहीं होता कि अपने बंदे मरवा ले। अब उन्हें भी नजर आ रहा है कि जब कोरोना बढ़ेगा, लोग बाहर निकलेंगे तो केसेस भी बढ़ेंगे, और खुदा न खास्ता आपके डेथ रेट भी बढ़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सोच ये रहे हैं कि शायद इस तरह से मैशत बेहतर हो जाए, और ये जो नुकसान सारे हमें नजर आ रहे हैं पूरी दुनिया के तहमीने जो हैं, इवन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO, उन्होंने भी ये कह दिया कि जनाब आपका इतना नुकसान होगा। तो नुकसान से बचने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन वो कितनी बावर साबित होंगी। हिलाल साहब, मैं आपका पॉइंट लेती हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया, मुझे जल्दी से ब्रेक की तरफ जाना है, वापस सीधी आपकी तरफ। नाज़रीन, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हिलाल साहब, आप ब्रेक से जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी आप प्लीज़ कमेंट कर लीजिए, और साथ ही ये ज़रूर मैं शॉर्टली आपसे जानना चाहूँगी सर, आपके नज़दीक गवर्नमेंट मज़ीद क्या कर सकती है, ऐसे स्टेप्स ले सकती है जिससे जो हमारी इकॉनमी है उसको थोड़ा सा सहारा मिले, थोड़ा सा पहिया चले, कुछ बेहतरी आए? देखिए समीना, ये कैसे आपका सवाल इन सम केसेस ये बनता ही नहीं है ऐसे मौके पे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्या फ़ायदा किसी इंडस्ट्री को आप इंसेंटिव दें, कोई डिमांड तो है ही नहीं ना बाहर। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि हमारे लोग यान जो हम बेचते हैं चीन और बांग्लादेश को, उस पे लोगों को कहें कि चलो बनाओ, भाई चीन एंड बांग्लादेश की मार्केट हैज़ फॉलन फ्लैट। बांग्लादेश तो उसके वही प्रॉब्लम्स है जो आपके पास है, एंड चाइना टू, काफ़ी हद तक उनका भी मार्केट डिप्रेस हो गया है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स तो ख़त्म, कैंसल्ड ऑर्डर्स हैं। अच्छा, अब आप आ जाएं लेबर प्रॉब्लम्स। आप जानते हैं UAE और सऊदी अरेबिया में क्या हालत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये काम गवर्नमेंट का है। हमें प्रॉब्लम सब पता है, लेबर प्रॉब्लम्स, एक्सपोर्ट, कैंसल्ड ऑर्डर्स और पेमेंट्स नहीं। मैं ये गवर्नमेंट से जानना चाहता हूँ जो इतने सारे मिनिस्ट्रीज पे बैठे हुए हैं कि हमें प्रॉब्लम्स पता है, आप हमें सोल्यूशन दें। आप दें सोल्यूशन, इसलिए कि हम जो सोल्यूशन देते हैं वो तो आप तैयार नहीं हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो व्हाट आर योर सॉल्यूशंस? व्हाई डोंट यू टेल अस? बिल्कुल ठीक। तो आपको लगता है कि अभी फिलहाल बेहतरी नज़र नहीं आ रही है? इमरान साहब, लेबर की भी बात की है हिलाली साहब ने, और आप भी बार बार ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो फंसे हुए मुख्तलिफ ममालिक में उनका जिक्र करते रहे हैं, उनकी मुश्किलात का आपने जाहिर है कि उसका भी जिक्र किया है। तो अब आना शुरू हुए हैं, लेकिन अब लोग ये भी कह रहे हैं कि फिर भी लोगों को प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं इसमें। उसमें एक नई स्टोरी सामने आ गई है। अच्छा। वो नई स्टोरी ये है हिलाली साहब, आपके भी सुनने वाली है। हमारे वाकफा ने हाल ने बताया कि जब ओवरसीज़ के हवाले से हमने बड़ी बातें की, यहाँ प्रोग्राम्स में भी कॉलम भी लिखे, हुकूमत के नोटिस में लाए, तो उन्होंने ये किया कि वहाँ फंसे पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का सिलसिला शुरू किया गया। उसमें उन्होंने बेसिस से ये मदद ली कि आप लिस्टें बनाएं, जो फंसे हुए लोग हैं वो आपको आके नोट करवाएं और फिर उनको उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से हम भिजवाएंगे। यहाँ नादरा के साथ उनको कनेक्ट किया गया, और क्योंकि वो फंसे हुए ज़्यादा लोग वो थे जो या तालिबे इल्म थे या बिजनेस टूर पे गए थे या वो बेचारे विजिट पे गए थे, उनके पास पैसे तो थे नहीं। तो उनमें से अक्सरियत ऐसी थी जिनके घर वालों ने यहाँ नादरा सेंटर पे और वहाँ PIA में पैसे देने थे उनके टिकट के। जब वो उन्होंने वहाँ राब्ता किया यहाँ जाके, तो पता ये लगा कि यहाँ भी लाल छड़ी मैदान खड़ी वाला काम हुआ। उन बेचारों ने जिन्होंने पहले इंदराज कराया था उनको टिकट्स दिए नहीं गए, बल्कि कहा गया कि जी वहाँ से जिनको ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की तरफ से और किसी सिफारशी तरह से जो पहुँच गए उनको उनकी जगह पे टिकट्स दे दिए गए, जैसे बंदे को ऑफलोड कर दिया जाता है। तो यानी मेरिट की यहाँ भी दजियाँ बिखेर दी गई और उनकी जगह
बाद में आने वाले सिफारशी लोगों को टिकट दे दिए गए, तो अभी उनकी मुश्किलात भी अभी तक हल तो अभी वहाँ की वहाँ है। चलें जी, देखते हैं, आई होप कि अब ये भी एड्रेस कर लिया जाएगा और तमाम लोगों को वापस लाने के लिए संजीदा इकदाम भी किए जाएंगे और मुस्तहिक लोग ज़रा जल्दी आ सकेंगे। चलें जनाब, इसी पॉइंट पर आज का प्रोग्राम क्लोज करते हैं, वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।